तो आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की वर्कलैंड आयड विधि। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 2012, 17, 18, 19 में पूछा गया है। इसके साथ साथ मैं अम्लराज को भी आज डिस्कस करूंगा, जो कि 2005, 9 और 12 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में ये पूछे जाने वाले टॉपिक में है, इसलिए एक भी सेकंड का आप वीडियो स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं, इससे पहले हमने नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि और पढ़ी है, उसका नाम आप सभी को पता होगा, ओस्टवाल्ड विधि। देखो, ओस्टवाल्ड विधि में हम अमोनिया का यूज़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड पहले बनाते हैं, फिर उस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें NO2 मिलता है, मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और फिर उसको जल में अवशोषित करके हम नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस अम्ल बदलते हैं उसे, और नाइट्रस अम्ल अस्थायी होने के वजह से सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है और वो फाइनली नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और आपको पता है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की वो जो ओस्टवाल्ड विधि है, जो इससे ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत पूछी जाती है और वो ज़्यादा अच्छी विधि है। इस विधि से कई गुना अच्छी विधि है, मगर ये विधि हमारी बड़े साधारण से टॉपिक पर आधारित है। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा इनपुट बड़ा आसानी से हमें मिल जाए। अब जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, हम ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने का सोचें तो हमें क्या चाहिए? अमोनिया। अब अमोनिया बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? हेबर प्रोसेस। तो अगर हम हेबर प्रोसेस लगाकर कहीं अमोनिया बना रहे हैं, हमारे पास अमोनिया ढेर सारी है, तो हम वहीं पर नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस का जो इक्विपमेंट है, जो हमारे संयंत्र हैं, वो हम वहाँ लगा लेंगे। मतलब जहाँ अमोनिया गैस बनेगी वहीं पर हम नाइट्रिक अम्ल भी बनाना शुरू कर देंगे। मगर सोचो, अगर हमारे पास अमोनिया नहीं है, हमारे पास अमोनिया नहीं है, ना हमारे पास हेबर प्रोसेस ही नहीं है, हमारे पास हेबर प्रोसेस का कोई भी संयंत्र नहीं है कि हम अमोनिया बना पाएँ, और फिर हमसे कहा जाए कि आप नाइट्रिक अम्ल बना के दिखाओ, तो हम तो सोचेंगे यार बड़े आसानी से कि नाइट्रिक अम्ल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे N है, H है और O है, तो सोचेंगे हम यार क्या नाइट्रिक अम्ल कैसे बन सकता है। तो आपका दिमाग जाएगा वायु। वायु में क्या होता है? तो आप बोलोगे वायु में होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 28%, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन ज़्यादा है, 78% है, ऑक्सीजन भी 28% है। अगर इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन कराने पर हमें NO मिल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर वो जो NO है वो वायु से क्रिया करके O2 से क्रिया करके फिर NO2 में बदल जाएगा, और जल के साथ रिएक्शन करके वो HNO3 और HNO2 में बदल जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से हमें लगता है कि नाइट्रोजन को हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे करने वाले हैं? ऑक्सीजन से। और हम क्या कहेंगे कि इस प्रोसेस में हमारा क्या बनेगा? NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बन जाएगा, और फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बना है उसकी रिएक्शन वायु से हो जाएगी, तो वो बदल जाएगा किस में? NO2 में। और फिर वो जो NO2 में बदला है, वो NO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, या कहो तो जल में अवशोषित हो जाएगा, और हमको एसिड मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। ये जो नाइट्रस अम्ल है ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल नाइट्रस एसिड सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा और हमको मिलेगा नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिल जाएगी, साथ में H2O मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो हमारा नाइट्रिक अम्ल हमें बड़े आसानी से मिल जाएगा। मगर थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात यहाँ पर है कि ये जो नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से है, ये आसानी से होती नहीं है। आपको पता है नाइट्रोजन में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है। मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड तोड़ना हो ठीक है, 2 बॉन्ड तोड़ना हो ठीक है, बट N और N को पूरी तरह तोड़ने के लिए यू हैव टू ब्रेक 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे।
और 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होती है। एक तरह से कहें तो ये निष्क्रिय गैस की तरह बिहेव करती है, होती नहीं है, निष्क्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। इवन बहुत ज़्यादा तापमान देने के बाद ये बॉन्ड टूटते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो वायु में देखा होगा, नॉर्मली कितनी सारी वायु है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ढेर सारी प्रेजेंट होती है, मगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में प्रेजेंट होने से वो रिएक्शन हर बार थोड़ी ना करती है। रिएक्शन वो तभी करती है जब बहुत तेज बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और वायुमंडल में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो जिस जगह पर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, बिजली चमक रही है, उस एरिया की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो बनने की जो प्रक्रिया है, ये नंबर 1 उत्क्रमणीय होती है, नंबर 1 उत्क्रमणीय होती है। और उत्क्रमणीय के साथ साथ ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माशोषी होती है। इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। इसके लिए याद कर लीजिए 43.2 किलो कैलोरी इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। और इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो नंबर 1 उत्क्रमणीय है और साथ ही साथ ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का मतलब ये रिएक्शन तभी अग्र दिशा में बढ़ेगी जब हम उच्च तापमान देंगे। और यहाँ पर अगर हम उच्च तापमान को देखें तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें देना पड़ेगा। मतलब अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना चाहते हैं तो हमें 3000 से 3500 डिग्री तापमान देना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी रिएक्शन होगी और NO बनेगा। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बना, ये वायु द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और बदल जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है वो जल में अवशोषित करा लिया जाता है और नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल मिलता है। नाइट्रस अम्ल अनस्टेबल होने की वजह से अपघटित होकर हमको नाइट्रिक अम्ल दे देता है। और ये प्रोसेस हमारे वायुमंडल में होती है और यही प्रोसेस हम यहाँ कराते हैं। ये वायुमंडल में कब होती है, जब बिजली चमकती है वर्षा ऋतु में, तो उस समय नाइट्रिक अम्ल बनता है और वही नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ नीचे गिरता है, तो उसी को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। देखो, अम्ल वर्षा के पीछे अकेला नाइट्रिक अम्ल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल तो सेकेंडरी है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन से होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड SO2 हो या SO3 हो, ये जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं सल्फर के ऑक्साइड। मगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी अम्ल वर्षा उत्पन्न हो सकती है और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड पृथ्वी में, वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान बन सकते हैं और इस तरह से वो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा ये वायुमंडल में हमारा होता है, कुछ वैसा ही हम सोचते हैं। बर्कले आइड ने कुछ नया नहीं सोचा। उन्होंने सोचा जब ये चीज़ वायुमंडल में हो सकती है तो हम इन चीज़ों को नॉर्मली अपने तरीके से अपने संयंत्र बना करके कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, ये एक संयंत्र बनाया। इस संयंत्र में सबसे पहले ये जो चैम्बर है ये है आर्क भट्टी, ठीक है, ये है आर्क भट्टी जिसको हम बोलते हैं आर्क फर्नेस। और इस आर्क भट्टी में हम लोगों ने वायु भेज दी, वायु भेज दी। वायु का मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इसमें भेज दिया, ठीक है। अब आर्क भट्टी क्या होती है इसको थोड़ा आप ऐसा समझ लो, जैसे आपने क्या किया, सेल होते हैं सेल, ठीक है, उन सेल से ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है वो निकालो, काली काली छड़ होती है वो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, उसको निकालो, अलग कर लो। आप क्या काम करो, उन इलेक्ट्रोड को 2 प्लास से पकड़ लो, प्लास जानते हो ना, प्लास से आप उसको पकड़ लो और उन इलेक्ट्रोड का जो कांटेक्ट है वो एक हैवी इंडक्शन बैटरी से कर दो। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रोड को हम टच कराएंगे एक दूसरे में तो बहुत तेज़ी से क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, बहुत तेज चिंगारी उत्पन्न होगी और उस चिंगारी का तापमान 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह की भट्टी हमने क्या करी, एक तैयार करी, इसका नाम था आर्क भट्टी। इस आर्क भट्टी में हमने कौन सी गैस भेज दी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखो लाल लाल चिंगारी है, 3000 से 3500 डिग्री तापमान है और इस तापमान पर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गुजरेगा तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिल गई। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस हमें मिली है वो गैस बहुत गर्म गैस है,
तो पहले हम क्या करते हैं, वो गर्म गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ठंडी गैस। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उस गैस को एक कमरे में भेजते हैं। उस कमरे में कुछ नया कुछ रखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एसी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक कमरे में हमने गुजार दिया तो हमने क्या देखा, वो गैस थोड़ी सी फैल गई और जैसे ही गैस फैलती है वो ठंडी हो जाती है। इसलिए उस कमरे को हम क्या बोल देते हैं, शीतलक। तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बनी थी उसको हमने शीतलक में से गुजारा, गैस थोड़ी ठंडी हुई मगर अभी भी वो बहुत गर्म है। तो उस गैस को हमने आगे गुजारा और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। तो पानी क्या होगा, उस गैस की ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और उबलने लगेगा और उबलते हुए पानी से भाप बनेगी, उस भाप का इस्तेमाल हम कहीं कर लेंगे। तो फिलहाल ये पानी उबलने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर। तो हमने वायु को भेजा आर्क भट्टी में। इस आर्क भट्टी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य रिएक्शन हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हमने शीतलक और बॉयलर में भेजकर ठंडा कर लिया और ठंडी होने के बाद अब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को एक अगले कक्ष में भेजा जिसमें ऑलरेडी वायु मौजूद थी। इस कक्ष का नाम है ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष। और इस ऑक्सीकारक कक्ष में रिएक्शन क्या होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वायु के साथ रिएक्शन करता है और एक नई गैस बना लेता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उठती है और आगे अगले कक्ष में चली जाती है। और इस अगले कक्ष में हम देखते हैं कि ऊपर तो जल गिरता रहता है और ये जो टुकड़े हैं ये किसके भरे हुए हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं, ईंट के टुकड़े भरे हुए हैं। और नीचे से वो गैस जा रही है, कौन सी गैस जा रही है, NO2। तो NO2 गैस जल को अवशोषित कर लेगी और इस तरह की रिएक्शन होगी जिसमें हमें नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल मिलेगा। नाइट्रस अम्ल अनस्टेबल होने की वजह से अपघटित होकर के फाइनली क्या दे देगा, नाइट्रिक अम्ल। और ये नाइट्रिक अम्ल हम इस अवशोषक कक्ष, इस कक्ष का नाम होता है अवशोषक कक्ष। ये जल का अवशोषण होता है ना, इसलिए इस कक्ष को बोलते हैं अवशोषक कक्ष। और इस अवशोषक कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और इस नाइट्रिक अम्ल को हम इस निकास छिद्र द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से ये नाइट्रिक अम्ल हमारा बन जाता है। तो हमने देखा कि बर्कलैंड आयड विधि से हमने नाइट्रिक अम्ल बना लिया, मगर यहाँ समस्या किस चीज़ की है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तापमान देने के लिए हमें हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो ये जो विधि है इसमें नो डाउट रॉ मटेरियल तो हमारा नहीं लग रहा है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दोनों ही हमें वायु से मिल जा रहे हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा लग रही है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा लग जाती है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल इसमें इस विधि से जो बनता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो थोड़ी देर के लिए नाइट्रिक अम्ल हमारा 80 रुपये लीटर बनता है, तो इस विधि से अगर हम बनाएंगे तो 90-95 रुपये लीटर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये विधि से नाइट्रिक अम्ल बनता ज़रूर है, बट इस विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, इसलिए इस विधि को प्रेफर नहीं किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में हम कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं, ओस्टवर्ल्ड विधि का यूज़ करते हैं। आप बताओ, ओस्टवर्ल्ड विधि में तो हमें केवल 800 डिग्री तापमान चाहिए था, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान में हम ओस्टवर्ल्ड विधि का उपयोग करके ही नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। फिलहाल ये विधि भी पूछी जाती है, ये विधि हमने आपको बता दी। इस विधि को अब आप लिखोगे कैसे, अब आते हैं इस बात पे, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे लिए 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना हो और वो भी सचित्र वर्णन वाला, तो उसके हम 3 हिस्से कर देते हैं। पहले हिस्से में क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्धांत। पहले लिखेंगे सिद्धांत, हेडिंग क्या आएगी, सिद्धांत। उसमें थोड़ी सी लिखेंगे भाषा कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, वायु से प्राप्त नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन को आर्क भट्टी में या विद्युत भट्टी में या उच्च तापमान पर आपस में अभिकृत करा के नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस बनाई जाती है, जो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर NO2 में परिवर्तित हो जाती है और इस NO2 को जल में अवशोषित करा के हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये समीकरण लिख दोगे, ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाओगे क्योंकि यहाँ सिद्धांत लिख रहे हैं, यहाँ हमारा मुख्य फोकस समीकरणों पर है। सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद आप हेडिंग लिखोगे संयंत्र, जो औद्योगिक विधि होती है नाइट्रिक अम्ल की, ये दोनों औद्योगिक विधि है, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है वो अलग है, वो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं औद्योगिक विधि। तो जो बर्कलैंड आयड विधि है और जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवर्ल्ड विधि है, ये दोनों औद्योगिक विधि है, इसलिए यहाँ आएगा संयंत्र, ठीक है। और ये संयंत्र आपका पूरा बन जाएगा। अब उसके बाद थर्ड हेडिंग क्या आएगी, विधि। और उस विधि में जो मैंने बोला है वो क्रम से लिखोगे कि वायु को
आर्क भट्टी में भेजते हैं, जिसका तापमान लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस तापमान पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड काफ़ी गर्म होती है, जिसको शीतलक और बॉयलर में भेजकर उसे ठंडा कर लिया जाता है। अब इस प्रकार ठंडी NO को एक ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें ऑलरेडी वायु मौजूद रहती है, आपस में रिएक्शन करके NO2 बनाती है और ये NO2 गैस ऊपर उठकर अगले कक्ष में जाती है, जिस कक्ष का नाम होता है अवशोषक कक्ष। इसमें ऊपर से जल टपकता है, बीच में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। NO2 गैस इन क्वार्ट्ज के टुकड़ों से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जल छेद से होते हुए नीचे की तरफ आता है, इनके बीच में रिएक्शन होती है एंड फाइनली नाइट्रिक अम्ल हमें बनता है और वो नाइट्रिक हम इकट्ठा कर लेते हैं निकास छिद्र से बाहर निकालकर और इस प्रकार हमें नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको रट जाना चाहिए इतना सुनने के बाद। अच्छे से चित्र बना लीजिएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका टनाटन हो जाना चाहिए। ये था सचित्र वर्णन। अब हम बात करते हैं आगे। लिखा है संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए, हमारा हो गया। आगे लिखा है टिन धातु एवं आयोडीन से सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके बताओ। तो देखो टिन धातु के साथ रिएक्शन पड़ी है, Sn प्लस 4 मोल्स ऑफ HNO3 इनकी रिएक्शन होती है, तो आपको मिलता है H2SNO3, इसका नाम होता है स्टेनिक अम्ल। ठीक है, आपको मिलती है 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस और साथ में मिलता है H2। ठीक है, ये आपका टिन के साथ रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने ये रिएक्शन डिस्कस करी थी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा उस पर। तो टिन के साथ रिएक्शन है और दूसरी है आयोडीन के साथ। देखो आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल होता है ऑक्सीकारक, आयोडीन को बदल देता है HiO3 में, आयोडिक अम्ल में, प्लस 10 मोल्स ऑफ NO2 गैस निकलती है और साथ में 4 मोल्स ऑफ H2O बनता है। ये वो दो रिएक्शन है। टिन के साथ रिएक्शन लिखनी थी और आयोडीन के साथ रिएक्शन लिखनी थी। आपने पिछले वीडियो में भी लिख के याद करी थी, इस वीडियो में भी लिख के याद कर लीजिएगा। देखो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लराज क्या है, इसकी गोल्ड तथा प्लेटिनम से अभिक्रिया का समीकरण लिखो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2005, 2009, 2012 में सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर आया है 2 नंबर में। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नाइट्रिक अम्ल के बनाने की जो विधि आप पढ़ चुके हो, चाहे आपने ओस्टवाल्ड विधि पढ़ी हो, फिर चाहे आपने वर्कलैंड आयड विधि पढ़ी हो, दोनों ही विधियों में पुंछल्ले के तौर पर जैसे ये क्वेश्चन लगे हुए हैं ना, टिन धातु एवं आयोडीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करो, या इसको हटाओ कुछ और से रिएक्शन कराने के लिए आपसे पेपर में पूछ लेता। तो इस तरह के पुंछल्ले के तौर पर आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेपरेट आया है वो अलग चीज़ है, बट इसके साथ में ये क्वेश्चन लगा रहता है और ये क्वेश्चन मिला करके यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला करके 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल रिएक्शन है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप जल्दी से सीख जाओगे। सबसे पहले हमें सीखना चाहिए अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है। तो इसके लिए पहले आप याद रखो कि 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल कितना लेना है, 1 भाग, और 3 भाग HCl कितना लेना है, 3 भाग। इनको जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया। ध्यान से समझने वाली बात है, 2 मिलते जुलते शब्द हैं। एक शब्द का नाम है अम्लराज और एक का नाम होता है अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्लराज है ये, एक्वारेजिया है ये अलग चीज़ है। ये 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों है या इतना हाईलाइट करके मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो गोल्ड और प्लेटिनम ये नोबल मेटल्स हैं, एक तरह से ऐसी मेटल्स हैं कि ये जल से, वायु से, नमी से, क्षार से, अम्ल से जनरली रिएक्शन नहीं करती। तो गोल्ड की रिएक्शन अम्ल से नहीं हो रही है, क्षार से नहीं हो रही है, तो क्या गोल्ड बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय होता है? जैसे गैसें निष्क्रिय होती हैं, क्या उसी तरह से ये हमारा गोल्ड और प्लेटिनम भी निष्क्रिय होता है? ये पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता है। हाँ, गोल्ड और प्लेटिनम को अगर हम घोलना चाहें तो हम इसको अम्लराज में घोल सकते हैं।
मतलब अम्लराज में गोल्ड भी घुल जाता है और प्लेटिनम भी घुल जाता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ले तो आपसे देखो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड धातु अम्लराज में घुल जाती है और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स X बनाती है, उस X का सूत्र क्या है या उस X का नाम क्या है, और 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं कि प्लेटिनम धातु अम्लराज में घुल जाती है और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है Y, उस Y का नाम बताओ, उस Y का फॉर्मूला बताओ। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। यह क्वेश्चंस आपसे बोर्ड लेवल में पूछा जाता है कि क्या होता है जब गोल्ड की क्रिया 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं, तो घुमा करके पूछता है। तो गोल्ड की रिएक्शन 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl से करा रहे हैं, इसका मतलब गोल्ड की रिएक्शन हम किससे पूछ रहे हैं? अम्लराज से पूछ रहे हैं। इसी तरह से प्लेटिनम की रिएक्शन अम्लराज से होती है, तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखो। ये बोर्ड के बड़े फेमस क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे याद करेंगे, किस तरह से समीकरण को लर्न करेंगे, उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। उसको पहले समझिएगा फिर आप लिखिएगा। इसको लिखूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ बना करके आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाने हैं। अब कौन सा पूछा जाएगा ये डिपेंड करेगा पेपर पर, ठीक है। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी एक सीरीज़ बढ़िया सी बना करके आपको दिया हूं। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ से आपको जुड़ना है तो इस चैनल को फटाक से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत इस वीडियो को देख सको। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमारे लिए भी आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत रहती है। अगर आपको ज़रूरत अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट किया करिए। आइए देखते हैं हम इसकी इक्वेशंस। देखो 1 भाग HNO3 है और 3 भाग HCl है। सबसे पहले हम इन्हीं की रिएक्शन करा देते हैं। HNO3 इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl से। देखो इनकी रिएक्शन से हमको मिला NOCl प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन मिल गया, ठीक है। ये आपको कंपाउंड मिल गया HNO3 और 3HCl से। ये 2H2O कर दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या होता है, जो गोल्ड धातु होती है ये इस नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद हमको मिलता है गोल्ड क्लोराइड और एक क्लोराइड। अब आप खुद देखो इस रिएक्शन में हमें ज़रूरत कितने की है? 3Cl की, और मिल कितना रहा है? 2Cl। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में इक्वेशन जोड़ते हो इसको भी जोड़ दो, मगर जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6Cl, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 6Cl। ये Cl से Cl कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद अब हमको क्या मिलेगा? वो इक्वेशन आप चाहते तो सीधा लिख सकते थे, 2 moles of AU प्लस 3 moles of HNO3 प्लस 9 moles of HCl gives 2 moles of AuCl3 plus 3 moles of NOCl plus 6 moles of H2O। ये बन गया। मतलब गोल्ड पहले अम्लराज से रिएक्शन करके और एक क्लोराइड बनाता है। अब होता यह है कि ये जो और एक क्लोराइड हमारा बन गया, ये और एक क्लोराइड उसी अम्लराज में जो HCl मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा HAuCl4, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल। तो टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल बनता है। यही वो कॉम्प्लेक्स है जो गोल्ड अम्लराज में घुलने के बाद बनाता है। जो विकल्प का आंसर है वो ये है कि गोल्ड अम्लराज में घुल जाता है और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला क्या है? HAuCl4। इसका IUPAC नाम वगैरह भी आप लिख सकते हो, तो वो आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारी गोल्ड के साथ। देखो हमने तोड़ कर लिखी हुई है।
अगर हम तोड़ करके ना लिखें तो हमें पहली रिएक्शन लिखनी चाहिए ये वाली और फिर रिएक्शन लिखनी चाहिए ये वाली, मतलब केवल 2 रिएक्शन में हमारा काम चल जाता, हमें इस तरह से ना लिखना पड़ता। समझ में आ गया ना। तो जिस तरह से हमने गोल्ड की रिएक्शन लिखी है, अभी हमने तोड़ के लिखी है, अब हम तोड़ के नहीं लिख रहे हैं, अब हम प्लेटिनम की रिएक्शन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो प्लेटिनम के साथ हम अम्लराज की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा उसको ध्यान से समझिए। देखो प्लेटिनम की रिएक्शन हम अम्लराज से कराते हैं तो पहली रिएक्शन जो जोड़ के बनती है 3 मोल्स ऑफ Pt प्लस 4 मोल्स ऑफ HNO3 प्लस 12 मोल्स ऑफ HCl। इसकी रिएक्शन से हमको मिलता है 3 मोल्स ऑफ PtCl4 प्लस 4 मोल्स ऑफ NO प्लस 8 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, इस तरह से बनता है PtCl4। और जैसे वो ऑरिक क्लोराइड ने HCl से रिएक्शन करी थी, उसी तरह से ये जो PtCl4 है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमारी HCl के साथ होगी और HCl के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा 3 मोल्स ऑफ H2PtCl6। इसका नाम होता है 6 है ना, इसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल, प्लेटिनिक अम्ल। तो हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल यही वो कॉम्प्लेक्स है जो प्लेटिनम बनाता है अम्लराज में घुलने के बाद। मतलब हमने क्वेश्चन क्या किया था कि प्लेटिनम अम्लराज में घुल जाता है और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है वाई। उस वाई का नाम क्या है? तो हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल इसका कॉमन नेम है, IUPAC नाम खुद से लिख लीजिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2PtCl6। तो इस तरह से हमने देखा कि गोल्ड भी अम्लराज में घुल जाता है, प्लेटिनम भी अम्लराज में घुल जाता है। तो गोल्ड प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए हम अम्लराज का प्रयोग करते हैं। अम्लराज बेसिकली होता क्या है? तो 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl का मिश्रण होता है। और रिएक्शन आपने सीख ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि हम वर्कलैंड आयड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। हमने क्या देखा था? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो NO बनेगा, ऑक्सीजन कराने पर NO2 बनेगा, जल में अवशोषित कराने पर HNO3 और HNO2 बनेगा। HNO2 अनस्टेबल था, अपघटित होकर के वो खुद ब खुद HNO3 में परिवर्तित हो जाएगा एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। तो जिस तरह से हमने नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ी, उसके बाद हमने अम्लराज पढ़ा। अब पेपर में क्वेश्चन सेपरेट आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो इस तरह से आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से पढ़िएगा। जितने तरीके से मैं आपको बता सकता था उतने तरीके से आपको बता दिया, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतरीन आप टॉपिक को कर पाओगे और लंबे समय तक याद कर पाओगे। खूब लिखिए, खूब पढ़िए, टाइम मिला करें तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए। जितना सुनोगे उतनी चीज़ें आपको बार बार याद, सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं। खैर मर्जी आपकी है, करना आपको है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।